हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मेरा नाम है आशीष श्रीवास्तव और आज हम लोग एक सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे साइंस का। आपके सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का एक सैम्पल पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे gurukulclasses.com की वेबसाइट पे 2 सैम्पल पेपर पड़े हुए हैं। सॉल्यूशन के साथ वो सैम्पल पेपर हैं, आप वहां से जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग चैनल पे वीडियो ट्यूटोरियल्स के फॉर्म में सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। Okay, so section A, what is the name of the phenomena in which the right side of an object appears to be left side of an image in a plane mirror? So बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसका सिंपल सा आंसर होगा लेटरल इन्वर्जन का। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर लेटरल इन्वर्जन इज द फिनोमेना इन विच द राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी द लेफ्ट साइड इन इट्स इमेज इन अ प्लेन मिरर। यहाँ पर आप एक इमेज में देख सकते हो इस चीज को। एक लड़का है यहाँ पर जिसने फिजिक्स की नाम की एक टी शर्ट पहन रखी है, जो कि मिरर पर साफ देखने पर लग रहा है कि वो उल्टा लिखा हुआ है, जबकि आप भी ये बात समझ रहे हो कि उसने उल्टा लिखा हुआ फिजिक्स की टी शर्ट तो नहीं पहनी होगी। और ये मिरर पर देखने पर जो लेटर्स हैं वो इन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, इसी को हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, यही वजह भी है कि एम्बुलेंस जो है वो उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस वाली गाड़ी पे, ताकि जो रेयर व्यू मिरर होते हैं लोगों के, जो एम्बुलेंस के आगे हैं, उनके रेयर व्यू मिरर पर दिख सके कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है और वो उसे जगह दे सके। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, नेम 2 सिंपल ऑर्गेनिज्म हैविंग द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। सो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। ठीक है, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया आर 2 सिंपल ऑर्गेनिज्म हैविंग द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। आप इमेजेस भी देख सकते हो, यहाँ पर प्लेनेरिया की इमेज आप देख सकते हो कि किस तरीके से प्लेनेरिया को जब 2 हिस्सों में काट दिया गया तो उसका जो एक पार्ट था वो विद इन 14 डेज के अंदर एक नया प्लेनेरिया बना लेता है, रीजेनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। इसके अलावा आप यहाँ पर हाइड्रा देख सकते हो। हाइड्रा का भी कोई भी पार्ट अगर इससे अलग हो जाता है, चाहे वो मैकेनिकली अलग हो जाए या एक्सीडेंटली अलग हो जाए, वहां से एक नया हाइड्रा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 3A टू 3D। यहाँ पर आप देख सकते हो 3A से लेकर 3D तक के क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गिवन डायग्राम एंड द रिलेटेड स्टडी कॉन्सेप्ट। तो जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी कॉन्सेप्ट पर आपको नीचे इस टेबल को देखते हुए इन क्वेश्चन को आंसर करना है। अब ये टेबल है किस बारे में, पहले वो जान लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को पढ़कर। The following diagram shows a part of the periodic table in which the elements are arranged according to their atomic numbers. So यहाँ पर ये जो elements arranged हैं ये सारे के सारे atomic numbers के फॉर्म में arranged हैं, लेकिन the letters given here are not the chemical symbols of the element. तो A, B, C, D ये general representation है, general symbolic representation है। यहाँ पर जो अल्फाबेट्स है वो किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे आप सी देख रहे हो तो इसका मतलब कार्बन मत समझ लेना। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट हैज अ बिगर एटम, ए और एफ। ए और एफ में से कौन सा एलिमेंट ज्यादा बड़ा होगा? इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता जाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता जाता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता चला जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस की वो पावर, न्यूक्लियस की वो कैपेसिटी जिससे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचकर अपनी तरफ रखता है। इसका एक दूसरा टर्म ईएनसी भी होता है, ईएनसी भी होता है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियस में जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे, वो उतना ही पावर से अपने इलेक्ट्रॉन को खींचता चला जाएगा और साइज जो है वो श्रिंक होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। और ये चीज लेफ्ट टू राइट आप बड़ी इजीली देख सकते हो। एटॉमिक नंबर 3 यानी कि प्रोटॉन भी 3 होंगे, एटॉमिक नंबर 4 यानी प्रोटॉन भी 4 होंगे, 5, 6, 7, 8। आप देख रहे हो कि किस तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा वैसे वैसे ईएनसी इंक्रीज होगी, और जिस तरीके से या जिस फॉर्म में, जिस रेट से ईएनसी इंक्रीज होती चली जाएगी, उसी रेट से साइज भी श्रिंक होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा साइज। तो इतना बात सुनने के बाद
आपको क्लियरली आंसर पता लग जाना चाहिए कि ए और एफ में कौन सा जो एलिमेंट होगा वो बड़ा होगा। ए यहाँ पर ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि ए आपको लेफ्ट साइड में मिल रहा है, राइट साइड में एफ मिल रहा है। इसके पास 8 प्रोटॉन है, इसके पास सिर्फ 3 प्रोटॉन है। 8 प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर से खींच रहे होंगे, जिसकी वजह से साइज जो है वो श्रिंक हो जाएगा। और ए के केस में सिर्फ 3 ही प्रोटॉन है तो साइज उतना ज्यादा श्रिंक नहीं रहेगा। ए एलिमेंट का एटम बड़ा होगा और एफ एलिमेंट का एटम छोटा होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच एलिमेंट हैज अ हायर वैलेंसी, के और ओ। तो चलो भाई के को ढूंढ लेते हैं, कहाँ है के। ये रहा हमारा के और ये रहा हमारा ओ। के और ओ की अगर आप वैलेंसी को डिस्कस करोगे, सो मैंने आपको बताया है वैलेंसी हम लोग ग्रुप से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग ग्रुप देखें तो लेट मी चेंज द कलर। ये वाला आपका पहला ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और ये आपका एट्थ ग्रुप हो जाता है। ठीक है, सो कोई भी एलिमेंट जिस ग्रुप को बिलोंग करता है वही उसकी वैलेंसी होती है। ये पहला पॉइंट था। लेकिन जब 4 से ज्यादा ग्रुप की तरफ आप बढ़ते हो तो वहां पर वैलेंसी हम लोग आउटर मोस्ट के शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को 8 में से माइनस करके निकालते हैं। नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, अच्छे से समझते हैं इसको। अब देखो यहां तक की कहानी सिंपल है। अगर आउटर मोस्ट या अगर ये तीसरे ग्रुप को बिलोंग कर रहा है तो मतलब के की जो वैलेंसी है वो 3 होगी। ठीक है, और इसका आप अगर कॉन्फ़िगरेशन भी निकालना चाहो तो कर सकते हो। 13 इसका एटॉमिक नंबर है तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,3। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसकी वैलेंसी भी 3 हो जाएगी। इस केस में अगर आप वैलेंसी निकालना चाहोगे तो ये हो जाएगी 2,8,7। आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी हम लोग 8 में से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को माइनस करके निकालते हैं, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ कि O की वैलेंसी यहाँ पर 1 दिखा रहा है, K की वैलेंसी यहाँ पर 3 दिखा रहा है। बताओ किसकी वैलेंसी कम है, यही तो पूछ रहा था, सॉरी किसकी वैलेंसी ज्यादा है, हायर वैलेंसी पूछ रहा है। तो K की वैलेंसी ज्यादा होगी। यही क्वेश्चन आपसे लोअर वैलेंसी के बारे में पूछ लेता तो आंसर आपका चेंज हो जाता कि लोअर वैलेंसी O की होगी। ठीक है, अगर अभी भी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। देखो वैलेंसी वैसे तो अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है कि वैलेंसी कितनी है। अगर वैलेंसी कम है तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, वैलेंसी ज्यादा है तो कंबाइनिंग कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। ऐसा क्यों होता है, आप देखो कि जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट होते हैं और जो राइट साइड के एलिमेंट होते हैं, सॉरी ये तो एट्थ ग्रुप हो जाएगा, जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट होते हैं और जो राइट साइड के एलिमेंट होते हैं ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर इनके पीछे आप एक चीज ऑब्जर्व करते हो तो इनकी दोनों की जो वैलेंसी है वो 1 होती है। अगर आप यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये होगा आपका 2,8, 1, ये आपका सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा और जो ए है इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,1। वैलेंसी यहाँ पर भी 1 है, वैलेंसी यहाँ पर भी 1 है। इस केस में अगर आप वैलेंसी निकालना चाहो तो हो जाएगा 2,7 और इस केस में वैलेंसी हमने पहले भी लिखी थी 2,8,7। वैलेंसी निकालोगे, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 में से 7 को माइनस कर देंगे, वैलेंसी 1 आ गई। यहाँ पर भी 8 में से 7 को माइनस कर देंगे, वैलेंसी 1 आ गई। आप देख सकते हो कि जिनकी वैलेंसी कम है वो ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए कहते हैं कि वैलेंसी जो है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, और वैलेंसी इसी तरीके से निकालते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उनकी वैलेंसी आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को 8 में से माइनस करके निकाली जाती है। क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं 3 पे। थर्ड क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट इज मोर मेटालिक, आई और के। ढूंढो भाई आई कहाँ है, ये रहा हमारा आई और ये रहा के। आई और के में कौन सा ज्यादा मेटालिक है। तो मेटालिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती चली जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए जो लगाव है, इलेक्ट्रॉन के लिए जो अफेक्शन है वो इंक्रीज होता चला जाता है। लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की जो इच्छा है एलिमेंट की वो कम होती चली जाती है। फॉर एग्जांपल अगर इस एलिमेंट की बात करो तो 2,8,1 सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर ये नियरेस्ट
जो नोबल गैस है उसके बराबर का कॉन्फ़िगरेशन पा जाएगा, दैट इज 2,8। तो इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। यहाँ पर मोह माया थोड़ी सी आ जाती है, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे 2,8,2, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन लेना पड़ेगा। अब इस केस में देखते हैं तो 2,8,3 इसको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे अपने पास से, तब जाके इसको ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मिलेगा, यानी 2,8 वाला कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो जो टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते चले जाते हैं, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, यानी कि प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज होता चला जाता है। जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे वो उतना ही ज्यादा ताकत से अपने इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखते हैं। आप देखते हो यहाँ पर सिर्फ 11 प्रोटॉन है, ठीक है। आप देखते हो यहाँ पर सिर्फ 11 प्रोटॉन है, लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में 13 प्रोटॉन है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर से खींच के रखेंगे। इतना इजिली 3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे इस केस से, ठीक है। लेकिन इस केस में एक इलेक्ट्रॉन बड़ी इजिली निकल जाएगा, और जितना इजिली इलेक्ट्रॉन निकलता है उतना ही अच्छा वो मेटल बनता चला जाता है। तो इतनी कथा सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आई और के में कौन सा ज्यादा मेटालिक है। सिंपल सी बात है कि आई ज्यादा मेटालिक होगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और बड़ी इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और मेटालिक नेचर शो करेगा। मेटालिक नेचर ऐसा नहीं है कि के मेटालिक नेचर नहीं शो करेगा, के भी मेटालिक नेचर शो करेगा, लेकिन बात की जाए मेटालिक प्रॉपर्टी की तो आई की मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, क्योंकि इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बजाय के क्योंकि वो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के डी पार्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन है कि सेलेक्ट अ लेटर विच रिप्रेजेंट अ नॉन मेटल ऑफ वैलेंसी 2। एक ऐसा लेटर को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ध्यान देना अ लेटर लिखा है, ठीक है। सेलेक्ट अ लेटर विच रिप्रेजेंट अ नॉन मेटल ऑफ वैलेंसी 2। तो वैलेंसी हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस करी है, हमने यहाँ पर ग्रुप्स लिखे थे, हम फिर से ग्रुप लिख देते हैं। 3, ये रहा हमारा 4, 5, 6, 7 और ये 8th ग्रुप था। क्लियर है? अब अगर हम लोग देखें वैलेंसी 2 किसकी होगी, तो देखो एक तो वैलेंसी इनकी 2 होगी, कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो 2,2 और 2,8,2। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2 होगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? कह रहा है नॉन मेटल बताओ, और बी और जे तो मेटल है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में तो सिर्फ 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो बड़ी इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो ये तो मेटल हो गई। हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि नॉन मेटल बताओ, तो वैलेंसी इन दोनों की भले ही 2 है, लेकिन हम इनको आंसर में नहीं मेंशन करेंगे, क्योंकि ये मेटल है। वैलेंसी भले ही 2 है लेकिन मेटल है, हमसे आंसर में बोल रहा है नॉन मेटल बताओ। तो अब जरा यहां पर आते हैं, हम लोग इस एलिमेंट को डिस्कस करते हैं, इसको, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होगा, और अगर इसका एटॉमिक नंबर 16 है तो कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6 होगा। अब अगर आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं? 8 - 6 जो कि आएगा 2, और यहां पर भी क्या करेंगे? 8 - 6 जो कि आएगा 2। तो वैलेंसी देखो यहां पर भी 2 आ रही है, एफ के केस में भी वैलेंसी 2 आ रही है, एन के केस में भी वैलेंसी 2 आ रही है, और दोनों ही नॉन मेटल हैं, क्योंकि दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 6-6 इलेक्ट्रॉन है, और ये इजिली अपने 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे, नॉन मेटल से ये, ठीक है। तो अब यहां पर हमारा आंसर निकल आता है कि आंसर आपका F और N होगा। अब देखो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, जो बच्चा F एंड N लिख देगा उसका गलत हो जाएगा, उसको 1 नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि उस बच्चे ने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा नहीं। हमने इसीलिए ए को यहाँ पे सर्कल कर दिया था। क्या कह रहा है? सेलेक्ट अ लेटर, सेलेक्ट अ लेटर विच रिप्रेजेंट अ नॉन मेटल ऑफ वैलेंसी 2, और आपने क्या लिख दिया? F एंड N, आपने 2 लेटर लिख दिया। तो यहाँ पर ये आंसर आपका सही होने के बाद भी गलत हो जाएगा, हो सकता है 1 नंबर पूरा कट जाए, हो सकता है आधा नंबर कटे। तो क्यों कटाएं हम अपना नंबर, जब हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है। तो हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ सकते हैं, सैंपल पेपर इसलिए तो सॉल्व कराए जाते हैं ताकि क्वेश्चंस को ढंग से पढ़े। वो हमसे कह रहा है ए लेटर, हमने जो है 2 लेटर लिख दिए, और फिर कॉलर ऊंचा करके हम लोग बोलेंगे वाह अपुनिच भगवान है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वहां आधे नंबर कटा दोगे, भगवान जी आधे नंबर कटा देंगे वहां पर। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर ए लेटर की बात करिए तो या तो आप एफ लिखोगे या तो आप एन लिखोगे, ठीक है। या तो एफ लिखो या तो एन लिखो और 1 नंबर ले जाओ, ठीक है। ध्यान से करेंगे क्वेश्चन पेपर को, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर आप ट्रेंड वगैरह देख सकते हो।
प्रॉपर तरीके से। एटॉमिक रेडियस यानी एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज ही होता है। क्लियर है? इसको भी आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किए उसके आंसर्स हैं, तो इसको भी आप पॉज करके समझ सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 4A to 4D आर बेस्ड ऑन द ग्राफ गिवन बिलो। चलिए भाई ग्राफ देख लेते हैं। ओके, सो ये ग्राफ है और हमें इस ग्राफ की स्टडी करनी है। कह रहा है स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सो ये जो ग्राफ है किनके किनके बीच में प्लॉट किया गया है, देखो V के बीच में प्लॉट किया गया है और A के बीच में प्लॉट किया गया है, जहां पे V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है और A करंट है। तो कह रहा है कि द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टर एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ करंट I फ्लोइंग इन द रेजिस्टर आर प्लॉटेड इन अ ग्राफ गिवन बिलो। सिंपल सी बात है, जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करी वही यहाँ पे कह रहा है। कह रहा है नेम द लॉ विच इज इलस्ट्रेटेड बाय अबव VI ग्राफ। तो इस लाइन को यहाँ पर आप देख सकते हो, लाइन सीधी जा रही है, जिसका मतलब सीधा सा यही है कि जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते चले जाओगे उसी तरीके से उसी रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा, या जिस रेट से आप पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते चले जाओगे, बढ़ाते चले जाओगे, पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो इंक्रीज करते चले जाओगे, करंट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। इस सीधी लाइन का यही मतलब है और इसको आपने ओम्स लॉ में पढ़ा है। तो इसका सिंपल सा आंसर ओम्स लॉ हो जाएगा। बस आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन द फॉर्मूला which states the relation between potential difference, current and resistance। इसकी मैं आपको एक बड़ी बढ़िया ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे से इसको समझ लेना। नहीं समझ में आती है तो वीडियो को फिर से बैक करना, फिर से समझना, ठीक है? अच्छे से इसको समझ लो। ये इमेज याद रखो आप, ठीक है? इसको ओम्स लॉ ट्रायंगल कह लेते हैं हम लोग, ओम्स लॉ ट्रायंगल। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वीर से इसको याद रखेंगे, VIR, ठीक है? VIR, जहां पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट है और R रेजिस्टेंस है, ठीक है? वीर से आप इसको याद रखोगे, हिंदी में भी लिख देते हैं इसको, वीर से आप याद रखो। जिसमें वीर को हम लोग लिखेंगे कैसे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल के बीच में T बना देंगे और T बना के आप इस तरीके से V, I और R लिख लोगे, ठीक है? तीनों ही केस में देख सकते हो आप, ट्राइंगल जो है वो सेम है, ठीक है? ट्राइंगल्स के अंदर जो अल्फाबेट्स लिखे हैं सेम सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। तो बिल्कुल एकदम इजीली एक दिमाग में इसकी इमेज बना लेनी है, एक ट्रायंगल बनाना है और ट्रायंगल के अंदर हमें वीर बना देना है T लिखकर। तो बीच में ऐसे T बनाओगे और फिर V, I और R लिख दोगे, ठीक है? ओके, अब यहां पर अगर आपसे फॉर्मूला पूछता है कि भाई आपको I दे देता है और R दे देता है और आपसे V पूछ ले, तो आपको ये ट्रायंगल याद रहेगा। आप सिंपल सा निकाल लेना, V इज इक्वल टू I इंटू आर। अगर V कोई पूछ रहा है तो I और R को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको V मिल जाएगा। अगर कोई आपसे I पूछ रहा है यानी कि करंट पूछ रहा है, अगर करंट पूछ रहा है तो डेफिनेटली आपको V और R दिया होगा। अगर नहीं भी दिया है तो आपको डिफरेंट मेथड्स के जरिए निकालना पड़ेगा उसको, V और R को, तभी आपको I मिल पाएगा यानी कि करंट मिल पाएगा। करंट दे रहा है, आप देख सकते हो V और R के अपॉन में, यहाँ पर अपॉन वाला साइन एक तरीके से आप समझ सकते हो इसको। तो I अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आप V डिवाइडेड बाई R यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हो। और उस तरीके से कोई अगर आपसे R पूछता है तो देख सकते हो कि V और I यहाँ पर अपॉन में है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, आप यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिंपल सी बात थी, इसमें कुछ खास नहीं था। आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आई हो तो आप वापस से वीडियो को थोड़ा सा बैक करके समझ सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ध्यान देना क्या कह रहा है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस which can be made using 5 resistors each of 1/5 of ohm, 1/5 ohm ऑफ नहीं 1/5 ohm। सो यहाँ पर आपसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात कर रहा है और कह रहा है कि 5 रेजिस्टेंस को हमको जोड़ना है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने फिजिक्स को पढ़ा है, आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ा है, आप मुझे ये बताओ कि रेजिस्टेंस को जब हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं तब मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है कि पैरेलल जोड़ते हैं तब मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है? ऑब्वियस सी बात है कि जब आप 5 के 5 रेजिस्टेंस को जब आप सीरीज में जोड़ोगे तभी आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। कि एक ही तार में आपने 5 बल्ब जोड़ दिए,
तो उन पांचों के केस में जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टेंस क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। समझो इस बात को बहुत अच्छे से। अब ये भी आपका 1/5 है, ये भी आपका 1/5 है, ये वाला रेजिस्टेंस भी 1/5, 1/5 और 1/5 सारे ओम में है, और 1/5 के आपके 5 रेजिस्टेंस है। इनको हम सीरीज में जोड़ दिए। सीरीज में जोड़ने पर अगर हमसे रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस अगर पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन सबको क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इनको। अब 1/5 को 5 बार चाहे ऐड कर लो, चाहे आप 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर दोनों के केस में सेम ही आना है, 1 ओम। ये आंसर सही होगा, 1 ओम। क्लियर है, 1 ओम का आंसर सही होगा, क्योंकि 5 रेजिस्टेंस है, सबको सीरीज में जोड़ेंगे, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, सबको जोड़ दो, जोड़ के आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4D। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज, इनमें से कौन सा वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसका आंसर फर्स्ट वाला होगा, वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम। सो ओके, यहां से आपको ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा इस केस में। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये भी एक बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना याद करना पड़ेगा। सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहा है और उसको बेसिक सॉल्ट बोल रहा है। कोई सॉल्ट बेसिक तभी हो सकता है जब वो जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना है उसमें से कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस हो। बेसिक सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट देखो कैसे बनते हैं, सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बन रहे हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एसिड होता है, एक बेस होता है। अब अगर एसिड बेस में से बेस आपने स्ट्रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया और एसिड आपने वीक सेलेक्ट कर लिया, तो वो जो कुछ बेसिसिटी है वो आपके सॉल्ट में भी रह जाएगी, और उसी को हम लोग बेसिक सॉल्ट या एसिड सॉल्ट की कैटेगरी में डिफाइन कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराया है तो आपको न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है, जैसे NaCl हो गया, न्यूट्रल सॉल्ट होता है। लेकिन अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन एक वीक बेस के साथ करा दिया तो आपको जो सॉल्ट मिलेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा, लेकिन ये जो सॉल्ट मिलेगा जिसमें आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और वीक बेस लिया है, तो ऐसे में सॉल्ट का जो नेचर है वो एसिडिक हो जाएगा। सपोज आपने बेस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ले लिया और एसिड वीक ले लिया, तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन खुद ही अपने आप में ये चीख चीख कर कह रहा है कि मैं बेसिक सॉल्ट हूं, तो इसका मतलब कि ये जिन भी कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना है, ये कौन, सोडियम कार्बोनेट, जिन भी कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना है उसमें से कोई एक बेस जरूर होगा। क्लियर है इतनी सी बात, बेस होगा लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो अब मुझे ये बताओ कि सोडियम कार्बोनेट बना कैसे होगा आखिरकार, मुझे ये बताओ सोडियम कार्बोनेट आखिर कैसे बना होगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहा है और इसमें सोडियम है, तो NaOH के अलावा आप कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस ले लोगे, ठीक है, कॉमन सेंस लगाओ। सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहा है और हमने आप क्वेश्चन खुद ही अपने आप में हिंट दे रहा है, बेसिक सॉल्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो बेसिक सॉल्ट में सोडियम का स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, NaOH ले लो। और इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं अगर H2CO3 से। H2CO3 क्या है, ये कार्बोनिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, एक वीक एसिड है। ध्यान देना, वीक एसिड है, अभी यही हमने समझाया है, वीक एसिड। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस का ये क्या है, लिख देते हैं इसको भी, स्ट्रॉन्ग बेस। एक स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन आप एक वीक एसिड के साथ कराओगे तो जो आपको सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट यही मिलेगा, Na2CO3, सॉल्ट यही मिलेगा आपको। इस सॉल्ट का जो नेचर होगा ये बेसिक नेचर ही होगा, क्योंकि आपने जो बेस लिया हुआ है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ये जो बेस है आपका ये ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट बनेगा उसमें भी कुछ बेसिसिटी रह जाएगी। सीधी सी सिंपल सी बात है। क्लियर है बात, समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज। अब यहां पर भी देखो वही चीज कह रहा है। यहां पर आपको थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन में आपको हिंट दे दिया था कि भैया जो सॉल्ट है वो बेसिक सॉल्ट है। यहां पर आपको कोई हिंट नहीं दे रहा है, आपसे खुद ही पूछ रहा है कि बताओ बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा कि एम्फोटेरिक होगा। तो ऐसे में आपको ये सॉल्ट किन कैसे बने होंगे ये याद रखना पड़ेगा।
कि कैल्शियम फॉस्फेट बना है तो कैल्शियम फॉस्फेट कैसे बना होगा। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये लर्न करने वाली चीजें हैं, ये सब समझने वाली चीजें हैं, सब मेहनत से आती हैं। ठीक है, चलो तो बनाते हैं, चलो कैल्शियम फॉस्फेट बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, रिएक्शन करा देते हैं H3PO4 से, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इन दोनों का रिएक्शन करा देंगे, आपको मिल जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। अब देखो फॉस्फेट की वैलेंसी 3 होती है, फॉस्फेट की वैलेंसी क्या होती है, रुको कलर चेंज कर लेते हैं, कैल्शियम की फॉस्फेट की वैलेंसी 3 होती है, तो कैल्शियम उसकी वैलेंसी 3 ले लेगा और खुद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यही आपका बन गया कैल्शियम फॉस्फेट। अब मुझे एक बात बताओ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एक तो बेस है OH है तो ये बेस है, इतनी तो बात पक्की है ना, अगर OH है तो ये बेस है ना, ये बात पक्की है। और अगर ये बेस है तो ये एसिड ही होगा, क्योंकि रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन करा रहे हैं हम लोग, जिसमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा आपका, ये एसिड हो जाएगा, और ये क्या है, एक बेस है, इतनी बात तो पक्की है। अब आप ये बताओ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है कि फॉस्फोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है। जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, कैल्शियम जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल है, इसका जो बेस होगा मेटल के, जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड होते हैं, वो ज्यादा बेसिक होते हैं, ये ज्यादा बेसिक होगा, पानी में जाकर ढेर सारा OH आयन देगा, जल्दी से डिसोशिएट हो जाएगा, आयन चार्ज इसके पास ढेर सारा है, तो यही सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये वीक एसिड हो जाएगा, और अगर ये वीक एसिड है तो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट अपने आप में बेसिक नेचर का होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, और इस केस में क्या होगा, ऑप्शन नंबर हाँ ये वाला सही होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस था सोडियम हाइड्रोक्साइड और वीक एसिड था का H3PO4 तो यहाँ पर है, सॉरी H2CO3 कार्बोनिक एसिड वहाँ पर एक वीक एसिड था, यहाँ पर भी एसिड ही वीक है, फॉस्फोरिक एसिड भी वीक ही होते हैं, और ये जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये जो हमारा सॉल्ट है जो कि टूथ एनामल में प्रेजेंट होता है, ये भी बेसिक नेचर का बना होगा। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, ये केवल पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं हम लोग साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान देना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, कहाँ होता है, आप बताओ, कब से पढ़ते आप चले आ रहे हो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, लंग्स में होता है। अब 10th में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया, कि जो जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो एल्वियोलाई में होता है। भाई सांस हम लोग फेफड़ों की वजह से लेते हैं, लंग्स की वजह से लेते हैं, तो बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो ना, 10th में आपने थोड़ा सा डिटेल पढ़ लिया कि एल्वियोलाई में होता है। ठीक है, तो बस इसका आंसर सिंपल सा है, ट्रैकिया लैरिंग्स में ये सब हो नहीं सकते। एल्वियोलाई एंड एल्वियोलाई की बात कर रहा है लेकिन थ्रोट लिख दिया यहाँ पर, तो ये गलत हो जाता है। डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शंस को भी। एल्वियोलाई यहाँ पर बिल्कुल सही था, लेकिन एल्वियोलाई थ्रोट में थोड़ी होते हैं, गले में थोड़ी होते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई तो हमारे लंग्स में होते हैं, तो थ्रोट में कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। ट्रैकिया लैरिंग्स ये तो जो हम बोल रहे हैं उसके उसमें ये हेल्प करते हैं, ट्रैकिया और लैरिंग्स वगैरह, तो गैसियस एक्सचेंज में इनका कोई खास रोल नहीं है। थ्रोट एंड लैरिंग्स ये भी गलत हो गया, यही ऑप्शन सही होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। बहुत बार आपने कहीं भी पढ़ा होगा, आपने चाहे ऑनलाइन स्टडी की हो, चाहे आपने ऑनलाइन वीडियोस देखे हो, हार्ट का स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा है तो हर एक टीचर इस चीज को बहुत बार एम्फेसाइज करता है कि जो वॉल्व्स होते हैं वो बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं, और बैकफ्लो को प्रिवेंट करने वाला यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वेल्व्स इन हार्ट। हमारे हार्ट में जो वेल्व्स होते हैं यही बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं। आप इमेजेस यहाँ पर देख सकते हो, ये तो इमेज हो गई हमारे एल्वेलाई की, यहाँ पर आप एल्वेलाई के बारे में थोड़ा सा समझ लो। एल्वेलाई की जो वॉल होती है, एक सेकेंड, एल्वेलाई की ये जो वॉल होती है यहाँ पे आप देख सकते हो, स्क्वैमस एपिथेलियम की वॉल होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम की बहुत ही पतली सी सिंगल सेल की वॉल होती है यहाँ पर। और जो हमारे एल्वेलाई है इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई होता है, लेकिन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो होता है, और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल मूव करते हैं, इसलिए जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजनेट हो जाया करता है एल्वेलाई में। और क्योंकि हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है, और यहाँ एल्वेलाई में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से एल्वेलाई में चली जाती है, यहाँ पर भी गैस का डिफ्यूजन ही हो रहा है। तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो ऑक्सीजन जो है वो ली जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, एल्वेलाई के अंदर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि स्क्वैमस एपिथेलियम की पतली सी वॉल है, इस वजह से यहाँ पर एल्वेलाई ऑफ लंग्स आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला आप देख सकते हो यहाँ पर ये सब हार्ट के वॉल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और आप देख रहे हो एरो जो है वो एक सर्टेन डायरेक्शन की तरफ ही है। इसका मतलब जो एरो है वो दिखा रहे हैं कि ब्लड का फ्लो जो है वो सिंगल डायरेक्शन में होगा, बैक फ्लो नहीं होगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड। टॉर्च हो गई, हेडलाइट हो गई, इनमें बल्ब कहाँ पे प्लेस होता है? अब आप मुझे ये बताओ, एक बात बताओ मुझे, आपने टॉर्च कभी ना कभी तो जलाई होगी। मैं टॉर्च की बात कर रहा हूँ, मोबाइल के फ्लैश की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर। टॉर्च कभी ना कभी तो आपने जलाई होगी। ठीक है, टॉर्च की जो लाइट होती है वो जिस डायरेक्शन में आप रखते हो उसी जगह को एनलाइटन कर देती है। वहां पर लाइट वहीं पर जाती है जहां पर आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। फ्लैश लाइट तो लाइट जो है वो डाइवर्जेंट होती है, चारों ओर लाइट फैल जाती है। लेकिन टॉर्च के केस में क्या होता है कि लाइट हम जिस तरफ देखना चाहते हैं उसी तरफ वो पूरी तरीके से कन्वर्ज होती है। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, और हम लोगों ने जो भी पढ़ा है अपने सिलेबस में उसको ध्यान रखना है। कह रहा है कि टॉर्च है, लाइट है, हेडलाइट है, इनमें बल्ब जो है वो कहाँ पे प्लेस होगा। यहाँ पर मैंने एक इमेज भी लगा दी है आप लोगों की सहूलियत के लिए कि इजिली आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सको। देखो होता क्या है, जो बल्ब है यहाँ पे वो तो अपनी लाइट किसी सर्टेन डायरेक्शन में भेज नहीं रहा है, वो तो चारों डायरेक्शन में अपनी लाइट को जो है स्कैटर करेगा। बात समझ आ रही है? जो बल्ब लगा हुआ है, हमारे कमरों में बल्ब लगे होते हैं, वो तो चारों डायरेक्शन में लाइट को स्कैटर कर देते हैं ना। अगर वो स्कैटर नहीं करेंगे तो पूरा कमरा फिर रोशन कैसे होगा, पूरे कमरे में लाइट कैसे होगी? क्लियर सी बात है। सो यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट कौन सा भैया बताओ? कॉनकेव है ये कॉनकेव पार्ट है, ये पूरा रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ठीक है, अब जब लाइट यहां पर गिरे तो एम क्या है कि जब लाइट यहां पर गिरे तो सीधी चली जाए। यहां पर जब लाइट रिफ्लेक्ट हो तो सीधी चली जाए, जितनी भी लाइट यहां पर आए वो सीधी चली जाए। अब अगर आप चाहते हो कि लाइट सीधी चली जाए, यानी कि इस कॉनकेव मिरर के हिसाब से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाए लाइट, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट कब जाती है? जब लाइट आपकी यानी कि जो बल्ब है ये फोकस पे रखा हो। तो ये जो कॉनकेव मिरर है, ये जो कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, इसके फोकस पे हमें बल्ब रखना पड़ेगा ताकि जब लाइट रिफ्लेक्ट हो तो वो सीधा हो जाए, सीधी चली जाए। ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल चली जाए। यही तो आप देखते हो ना, अभी हमने इसीलिए आपको वो चीज रिकॉल कराई कि लाइट इसी तरीके से तो रिफ्लेक्ट होके जाती है टॉर्च से। तो सिंपल सा यहाँ पे बात हो जाएगी। अब आप बल्ब की पोजीशन को भी देख सकते हो यहाँ पर कि ये फोकस पे होगा, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। तो जो फोकस है और रिफ्लेक्टर उसके बहुत ही पास में हमारा बल्ब जो है वो प्लेस किया जाएगा ताकि लाइट जो है वो एक सीधी डायरेक्शन में जाए, लाइट स्कैटर ना हो, लाइट सीधी डायरेक्शन में जाए। तो क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल है, आप बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाकर भी इसका आंसर कर सकते हो। कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट स्टेक होल्डर इन द मैनेजमेंट, या फिर उसको कंजर्वेशन भी कह सकते हैं, ऑफ द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में कौन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा या कौन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा कंजर्वेशन को? ठीक है, अब आप बस ये बताओ मुझे कि जो लोग जिनके पास पेपर मिल्स है वो डायरेक्ट इसको हेल्प कर रहे हैं, डायरेक्ट इस पे अफेक्ट डाल रहे हैं कंजर्वेशन पे? भाई अगर वो पेपर मिल्स है उनके पास तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं से पेड़ों को काट रहे होंगे या कटवा रहे होंगे, भले ही वो काम वो कंट्रोल्ड मैनर में कर रहे हो। ठीक है, अगर 4 पेड़ काट रहे हैं तो 8 पेड़ लगा भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये जो मैनेजमेंट है, ये जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है, इस पे वो डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि कह रहा है नॉट। क्वेश्चन कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट स्टेक होल्डर, तो ये तो डायरेक्ट स्टेक होल्डर है। फिर
सेकंड की बात कर लें, द पीपल हु रन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डेफिनेटली जो लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चला रहे हैं वो लोग भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। भाई वही लोग बोलते हैं कि जाओ लकड़ियां काट लो, ठीक है, वही लोग बोलते हैं जाओ शिकार कर लो, ठीक है। अब अगर वो इस चीज की परमिशन दे रहे हैं या इस चीज की परमिशन देने से मना कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो मैनेजमेंट या कंजर्वेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। द पीपल हु कैंपेन फॉर कंजर्वेशन, ये भी बिल्कुल डायरेक्टली जो है वो रिलेटेड है। जो लोग कैंपेन कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि फॉरेस्ट जो है वो हमारे कंजर्व रहे, एक नेशनल ट्रेजरी की तरीके से उनको कंजर्व करके रखा जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं से ये इस पर असर डाल रहे हैं। लास्ट ऑप्शन को अगर हम देखें तो कह रहा है पीपल हु लिव इन अर्बन एरियाज। अब आप मुझे ये बताओ, आप शहर में रह रहे हो, आप शहर में रहकर कितना आप अफेक्ट कर रहे हो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को? बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आप शहर में रह रहे हो, आप शहर में पैदा हुए हो, तो आप उसे अफेक्ट नहीं कर रहे हो। हाँ, अगर आप शहर से कहीं जंगल में जा रहे हो और वहां पर आपने 10 पेड़ काट के अपने लिए एक विला बना लिया, अपने लिए एक फार्म हाउस बना लिया या कुछ ऐसा किया, देन फिर आप ऐसा काम करो। लेकिन आप तो यहाँ पे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पीपल हु लिव इन अर्बन एरिया, तो जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं वो तो बिल्कुल भी इसको इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, बहुत कम इन्फ्लुएंस करेंगे। आप अपना लॉजिक लगा के, मुझे पता है आपके दिमाग में कई सारी बातें चल रही होंगी कि नहीं ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन जो भी बातें आपकी चल रही हैं आप उनको इन तीनों ऑप्शन से कंपेयर करके देखो। जितना ज्यादा ये तीन ऑप्शन इन्फ्लुएंस करेंगे उतना फोर्थ ऑप्शन इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। तो नॉट की बात कर रहा था, फोर्थ ऑप्शन ही यहाँ पर सही होगा। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने बहुत पढ़ा होगा इसको। कह रहा है बकमिनिस्टर फुलेरीन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, ये आंसर इसका कार्बन हो जाएगा। कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं, ग्रेफाइट भी एलोट्रॉप होता है कार्बन का ही, ठीक है। और यहाँ पर जो फुलेरीन है या बकमिनिस्टर फुलेरीन है, ये 60 कार्बन C60 का बना होता है, 60 कार्बन का बना होता है, एक बॉल के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं ये सब, जो भी एलोट्रॉप्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, यानी कि इनकी ज्योमेट्री जो है वो फिक्स होती है। और एक एमॉर्फस फॉर्म होते हैं जिनकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं होती है, उसमें आपका कोल आ जाता है और कोक आ जाता है, तो उनकी कोई ज्योमेट्री नहीं होती है, इसलिए उनको एमॉर्फस फॉर्म कहते हैं। सब कार्बन के ही होते हैं, तो इसका आंसर कार्बन होगा। सिंपल सी चीज है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा इसमें से सबसे करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की का डायग्राम था उसको याद करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा, तभी आप ये चीज समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बकमिनिस्टर फुलेरीन है, इमेज लगी हुई है, और ये आप देख सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, थोड़ा सा चीज़ों को समझ लेते हैं। ये तो सबसे बाहर का पोर्शन हो गया जिसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं, और यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये वाली लाइन, ये यूरेथ्रा है, ठीक है। अब देखो यूरेथ्रा जो है वही पास करेगी, चाहे यूरिन हो चाहे स्पर्म हो, यूरिन और स्पर्म दोनों को यूरेथ्रा ही पास करेगी। तो अगर यहाँ पर सीक्वेंस की बात कर रहा है तो इतनी बात तो पक्की है कि जो यूरेथ्रा है वो सबसे एंड में आएगा। लेकिन जिसने क्वेश्चन बनाया उसने भी बड़ा दिमाग लगाया है। देखो यूरेथ्रा इसमें भी एंड में है और यूरेथ्रा इसमें भी एंड में है। ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर 4 तो हमारा हट गया, तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। आप इस मेथड के जरिए भी अपना आंसर ढूंढ सकते हो। तो अब देखो सबसे एंड में जो भी निकलेगा, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में जो भी बाहर निकलेगा वो यूरेथ्रा से होकर ही निकलेगा, चाहे स्पर्म हो तो भी यूरेथ्रा से होकर निकलेगा, चाहे यूरिन हो तो भी यूरेथ्रा से होकर ही निकलेगा। तो इतनी बात तो कंफर्म है कि अगर सीक्वेंस की बात कर रहा है तो सबसे बाहर हमारा या सबसे एंड में हमारा यूरेथ्रा ही होगा, और दोनों ही ऑप्शन में यूरेथ्रा है, तो दो ऑप्शन में अभी हमें कंफ्यूजन है, ठीक है। अब आती है बात यहाँ पर कि अगर स्पर्म की बात कर रहा है तो स्पर्म प्रोड्यूस कहाँ होते हैं भैया, जहां से प्रोड्यूस होंगे वहीं से तो बन के आगे बढ़ेंगे। तो स्पर्म तो हमारे टेस्टिस में या टेस्टिकल्स में प्रोड्यूस होते हैं, और टेस्टिस में प्रोड्यूस होने के बाद ये जाते कहाँ से हैं, तो आया आंसर की वास डिफरेंसिया से जाते हैं। ये वास डिफरेंस है, ये देख रहे हो आप वास डिफरेंस, और यहाँ से होते हुए जो है ये स्पर्म जो है वो हमारे बाहर निकल जाते हैं, और ये आपकी ये वास डिफरेंस है, ठीक है। इसको वास डिफरेंस कहते हैं। टेस्टिकल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो क्लियर यहाँ पर आंसर हो गया, टेस्टिस जो है
वहां पर इस पंप का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 1 में भी टेस्टिस है, ऑप्शन नंबर 2 में भी टेस्टिस है। जो चीज हमें आंसर की तरफ पहुंचाएगी वो है ये यूरेटर। यहाँ कहाँ से आ गया भैया? यूरेटर तो ये रहा, यूरेटर तो यूरिन को ले आता है ब्लैडर में भरने के लिए। यूरेटर कहाँ से आ गया? सीधा सा हमारा आंसर है वास डिफरेंसिया। तो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, टेस्टिस से ये वास डिफरेंस में जाते हैं और वास डिफरेंस से यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है बात? लास्ट वाला क्वेश्चन ये भी आपको रखना पड़ेगा इसमें कि विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। इसका आंसर हो जाएगा आपका हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है वो गंदे पानी से होता है, कंटामिनेटेड वाटर से होता है। बाकी सिफिलिस भी आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, एचआईवी भी सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है और गोनोरिया भी सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप बोर हो रहे होगे थोड़ा सा, बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, ढंग से इसको समझ लो, बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ सैंपल पेपर को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन और पूरे टॉपिक को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका रिवीजन भी चल रहा है साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 कह रहा है कि देयर आर 4 फ्यूल्स which all contain only carbon and hydrogen and the fuel having highest calorific value will be one which has। ये तो बेटा आपके क्वेश्चन पे बेस्ड है, सॉरी ये आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि आपने इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ा है, कितना अच्छे से आपको आपने इसको पढ़ा है और कितना इजीली आप इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपने ये पढ़ा है कि भैया वो वाला फ्यूल सबसे अच्छा फ्यूल होगा जिसमें कार्बन कम हो और हाइड्रोजन ज्यादा हो, क्योंकि जो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू, जो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कार्बन से बहुत ज्यादा होती है। तो वो फ्यूल बहुत अच्छा फ्यूल होगा जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा हो। आप मुझे एक बात बताओ, आपकी मम्मी लोग या आपने कभी दीपावली पे दिया तो जलाया होगा, उस दिए में हम लोग तेल ही डालते हैं, तेल डालते हैं तो दिया जलता है। लेकिन वही तेल, वो सरसों का तेल हो सकता है, वो देसी घी हो सकता है, वो तिल का तेल हो सकता है, वो तिल का तेल अगर अपनी गाड़ी में डाल दें, ठीक है, बाइक में डाल दें, कार में डाल दें, तो क्या कार चलने लग जाएगी? अब सवाल आता है कि भाई क्यों नहीं चलेगी कार? कार नहीं चलेगी। जिनको अभी क्वेश्चन दिमाग में है, अगर आपने सरसों का तेल डाल दिया अपनी गाड़ी में तो कार आपकी नहीं चलेगी। ठीक है, तो अब जब सवाल उठता है कि क्यों नहीं चलेगी कार, क्योंकि देखो होता क्या है ना बेटा, उसमें जो आपका सरसों का तेल है या देसी घी है, उसके अंदर क्या दिक्कत है कि कार्बन ज्यादा है, हाइड्रोजन कम है। अब कार्बन ज्यादा है, हाइड्रोजन कम है, तो कैलोरीफिक वैल्यू उसकी लो होती है, इसलिए वो जलेगा नहीं और अच्छा फ्यूल नहीं बन पाएगा। लेकिन पेट्रोल की अगर बात करते हैं, आपके घर के एलपीजी सिलेंडर के अंदर भरी हुई ब्यूटेन की अगर हम लोग बात करते हैं, ब्यूटेन आपने आईयूपीएसी नेम भी पढ़ा है। ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन का चेन होगा और 4 कार्बन से 10 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो कि 4 कार्बन से 10 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी, इसलिए घर में हम लोग ब्यूटेन इस्तेमाल करते हैं। क्यों नहीं हम लोग सिलेंडर में सरसों का तेल भरा के इस्तेमाल कर लें? नहीं हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है कार्बन के मुकाबले। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लो भैया किसमें क्या लिखा हुआ है। कह रहा है लेस ऑफ कार्बन एज लेस ऑफ हाइड्रोजन, ये तो हो ही नहीं सकता, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। इक्वल प्रोपोर्शन, ये भी नहीं हो सकता है। लेस ऑफ कार्बन बट मोर ऑफ हाइड्रोजन, यही वाला सही है। कह रहा है लेस ऑफ कार्बन, कार्बन कम होना चाहिए, हाइड्रोजन ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात कह रहा है। 1 नंबर यहाँ पे हमें मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहा है। और आप ये बताओ कि अगर थर्मल पावर प्लांट की बात हो रही है तो क्या वाटर से हमें थर्मल पावर मिल जाएगी? हाँ, हम लोग के घर में पानी रखा रहता है, तो क्या उससे हमें पावर मिलने लग जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलने लग जाएगी? एक गिलास में पानी निकालो, उसमें बल्ब डाल दो, बल्ब जलने लगेगा क्या? नहीं जलेगा। तो वहां पर कहीं ना कहीं थर्मल वर्ड भी जुड़ा हुआ है। थर्मल वर्ड का मतलब, अब थर्मल पावर प्लांट की बात हो रही है तो बायोमास का तो कोई रोल ही नहीं रह गया भाई। बायोमास का क्या मतलब कि किसी बायोलॉजिकल चीज को हम लोग जला के या उनको हीट करके तो पावर ले ली सकते हैं। ठीक है, कि एक चूहा ले आया, उसको गर्म कर दिया, गर्म तावे पे रख दिया और बल्ब जलने लग गए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सीधा सा हमारा ऑप्शन होगा फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जो है वो उनको बहुत बड़ी क्वांटिटी में जलाया जाता है, वाटर को वो वेपराइज करते हैं। फॉसिल फ्यूल से जो हीट निकलती है, उस हीट से वाटर को वेपराइज किया जाता है और जो वेपर्स हैं वही जाती हैं और टरबाइन मशीन को जलाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 और 14 यहाँ पर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। आप असर्शन रीजन के क्वेश्चन से वाकिफ हैं बहुत अच्छे से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से किसी एक का आपको आंसर करना होता है। असर्शन कह रहा है कि स्काई अपीयर्स इन ब्लू कलर, और इसका रीजन क्या हो सकता है? ब्लू कलर इन सनलाइट ट्रैवलिंग थ्रू एटमॉस्फेयर अंडरगोज मैक्सिमम स्कैटरिंग। बिल्कुल सही बात है भैया कि स्काई जो है उसका कलर हमें ब्लू इसीलिए नजर आता है क्योंकि जो सनलाइट आ रही है वो तो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ कलर्स है, ठीक है। लेकिन जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में सनलाइट आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइट को ही सबसे ज्यादा स्कैटर करती है। जो एटमॉस्फेयर है वो सिर्फ ब्लू लाइट को ही सबसे ज्यादा स्कैटर कर रहा है, इसी वजह से हमें जो स्काई है वो ब्लू नजर आता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर भैया? बोथ ए एंड आर। इस केस में क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन का। बिल्कुल सही बात हो रही है, ठीक है। अगला है असर्शन कह रहा है ह्यूमन बीइंग हैज अ कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। बिल्कुल सही बात है भाई, कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। कॉम्प्लेक्स की बात एकदम सही कह रहा है। और कह रहा है ह्यूमन स्किन इज इम्पर्मिएबल टू गैसेस। ये भी बिल्कुल सही बात है कि ह्यूमन स्किन से हम लोग सांस थोड़ी ले सकते हैं। स्किन से कोई सांस ले सकता है क्या? बताओ। अगर स्किन से आप सांस ले रहे हो तो आप अभी एम्फीबियन हो, ठीक है। स्किन से कोई सांस नहीं लेता है। स्किन से हम लोग गैसेस एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो हमारी स्किन जो है वो गैसेस के मामले में इम्पर्मिएबल होती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका ये रीजन नहीं बन सकता है असर्शन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू। दोनों ए और आर असर्शन रीजन दोनों ही सही है, लेकिन आर कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है असर्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हमारी क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो सनलाइट है वो हमारे एनवायरनमेंट में एंटर कर रही है। सनलाइट एंटर कर रही है और एंटर करने के बाद सबसे ज्यादा जो है वो ब्लू लाइट ही स्कैटर हो रही है। देखो ब्लू लाइट ही सबसे ज्यादा स्कैटर हो रही है, इसीलिए पूरा एटमॉस्फेयर में ब्लू लगता है। तो व्हाई इज द स्काई ब्लू? द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय गैस मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर। क्लियर सी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका जो सेक्शन बी वाला पार्ट है, इस पूरे सैंपल पेपर को हम लोग पार्ट में बनाएंगे, ठीक है, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। तो इसका जो बी वाला पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, नेक्स्ट वीडियो पार्ट में आएगा, वीडियो लेसन में आएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और बस आज के लिए इतना ही। लेकिन अभी रुको, रुको जरा, सब्र करो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लोकल वीडियो।